गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के क्लास में पता ही है आप लोगों को कि प्रीपोजिशन के हम लोग नियम को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग आज पाँचवें और छठे नियम को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन विच रूल 5 एंड रूल 6। रूल नंबर 5 जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। इन रूल नंबर 5 जब वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई प्रीपोजिशन है और एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन डिफरेंट वर्ब्स या एडजेक्टिव्स या नाउन्स, तो वहाँ पे सेंटेंस में किसी एक प्रीपोजिशन से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकुलर प्रीपोजिशन उसको फॉलो करेगा। यानी आप जब देखेंगे यहाँ पे तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, स्टूडेंट्स who are preparing for competitive examination, normally army clerk or Indian Navy or Indian Air Force, then these kind of rules are very important to keep in your mind, because in common error or in fill in the blanks these types of rules always can, और वहाँ क्या होती है कि आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो जाएगी। So you must notice about the some important rules and the norms that where we use preposition and where we should not use preposition। तो आज के क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि आज के क्लास में जैसे प्रीपोजिशंस में जो ये जो रूल जो 5 नंबर जो रूल है वो क्या कह रहा है। डिफरेंट वर्ब्स, नाउन्स, यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की क्रिया, नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव्स विशेषण और पार्टिसिपल्स जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, ये सब आर फॉलोड बाय पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस। ये सब जो होते हैं वो किसी पार्टिकुलर प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। अब ये पार्टिकुलर प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ? तो पार्टिकुलर प्रीपोजिशन का मतलब ये हुआ कि सेम प्रीपोजिशन जो होगा वो जब जहां पे डिफरेंट प्रीपोजिशन की आवश्यकता होगी वहां पे हम लोग सेम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो क्या है कि द सेम प्रीपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन अ डिफरेंट प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। यानी जहां पे प्रीपोजिशन की आवश्यकता है, जहां पे पार्टिकुलर प्रीपोजिशन की जरूरत है, ठीक है, चाहे वो वर्ब के साथ हो या नाउन्स के साथ हो या एडजेक्टिव्स के साथ हो या पार्टिसिपल्स के साथ हो, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग कि पार्टिकुलर प्रीपोजिशन को के द्वारा फॉलो होता है और वहां पे सेम प्रीपोजिशन से काम नहीं चलता है। मतलब एक ही प्रीपोजिशन से जो हम चाहेंगे कि एक सेंटेंस में काम चला लें वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे एक अलग यानी एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है ताकि सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर हो सके। और ये क्या होता है? तो क्या डिफरेंट वर्ब्स मतलब विभिन्न क्रियाएं, संज्ञा, विशेषण या पार्टिसिपल्स, ये सब किसी पार्टिकुलर प्रीपोजिशन के द्वारा इनको सेंटेंस में ये फॉलो होते हैं। और यहाँ पे सेम प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? व्हेन अ डिफरेंट प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब डिफरेंट प्रीपोजिशन यानी एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम ये नहीं चाहेंगे कि सेंटेंस में हम एक ही प्रीपोजिशन से काम चला लें। तो जैसे हम जब एग्जाम्पल पे आएंगे तो आप और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, योर बुक इज डिफरेंट एंड इन्फेरियर टू माइन। ये सेंटेंस रॉन्ग है, जबकि इस सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है सो गलत है। और इसी तरह का खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आर्मी क्लर्क में आप चले जाइए या नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में, तो कॉमन एरर्स में इस तरह का भी सेंटेंस रहते हैं और वहाँ पे जनरली बच्चे मात खा जाते हैं। और खासकर जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं या 10 या 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इन सब रूल्स को अपने दिमाग में अभी से रख सकते हैं ताकि कम से कम उनको प्रीपोजिशंस में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए जरा से ये देखिए, ये सेंटेंस फिर से देखिए आप, योर बुक इज डिफरेंट एंड इन्फेरियर टू माइन। योर बुक इज डिफरेंट एंड इन्फेरियर टू माइन, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ जो ये जो टू जो प्रीपोजिशन आया इससे इधर का काम नहीं चल रहा है। यानी ये जो बुक है, बुक क्या है? तो एक नाउन के रूप में है। तो यहाँ इसका जो अर्थ है वो ये प्रीपोजिशन क्लियर नहीं कर पा रहा है और एक ही प्रीपोजिशन से काम
नहीं चलेगा। यहां पे एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन का रिक्वायरमेंट है और यहां पे एक कहीं ना कहीं तो एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन का आना बहुत ही आवश्यक है, एक डिफरेंट प्रीपोजिशन का आना यहां पे आवश्यक है। तो देखिए यहां पे देख लीजिए, हेयर डिफरेंट इज फॉलोड बाय फ्रॉम। यहां पे फ्रॉम जो है उसकी वो जब आएगा तभी योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम, यानी कहीं ना कहीं सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर होगा और एक डिफरेंट प्रीपोजिशन की आवश्यकता के कारण इस सेंटेंस में का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। और इंफेरियर तो यहाँ इंफेरियर को टू से आप इंफेरियर को क्या किया जा रहा है, तो टू यहाँ एक ऑलरेडी प्रीपोजिशन है तो यहाँ तो ठीक ही है। तो क्या होगा कि डिफरेंट इज फॉलोड बाय फ्रॉम, यहाँ पे डिफरेंट हम लोग फ्रॉम यहाँ पे लाएंगे, यानी योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम एंड योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम एंड इंफेरियर टू माइन। अब सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर हो गया और जहां पे आवश्यकता हुई वहां पे प्रीपोजिशन को लाया गया और एक प्रीपोजिशन से काम नहीं चल रहा था। ये चीज देख रहे हैं ना, डिफरेंट वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, किसी केस में वर्ब्स के केस में, नाउन्स के केस में, एडजेक्टिव्स के केस में या पार्टिसिपल्स के केस में, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो कोई पार्टिकुलर प्रीपोजिशन के द्वारा पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस यानी कोई एक प्रीपोजिशन इनके द्वारा ये सब सेंटेंस में प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो होते हैं, वही इनको फॉलो करता है। और जब सेम प्रीपोजिशन जो होगा वो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है, ये रिक्वायरमेंट सेंटेंस में वर्ब्स के साथ आ सकता है, ये रिक्वायरमेंट सेंटेंस में नाउन्स के साथ आ सकता है, ये रिक्वायरमेंट एडजेक्टिव्स के साथ आ सकता है, या ये रिक्वायरमेंट किसी पार्टिसिपल्स के भी साथ आ सकता है। तो वहां पे हम एक नया प्रीपोजिशन, एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन लाएंगे उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो जरा सा यहां आप देख लीजिए, इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, योर बुक इज डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, एंड इंफेरियर टू माइन, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के आने से ये सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है उसका मीनिंग भी क्लियर हो गया और कहीं ना कहीं एक प्रीपोजिशन से सेंटेंस का मीनिंग क्लियर भी नहीं हो रहा था। और अब यहां पे फ्रॉम भी क्या कर रहा है, तो नाउन को फॉलो कर रहा है, यानी एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन को फॉलो किया, एंड इंफेरियर टू माइन, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है जरा आप देखिए, यानी आज की क्लास का छठा नियम, व्हेन डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद द सेम ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल सेंटेंस। मतलब क्या, जब कोई प्रीपोजिशन, मतलब क्या कि मतलब सिंपल सेंटेंस में क्या हुआ कि when different prepositions are used with the same object in a single sentence, the object should be used with the first preposition। यानी क्या कि जब अब यहां पे दूसरा केस है, यहां पे देखिए जरा ध्यान से कि जब किसी एक सिंगल सेंटेंस में यानी किसी एक वाक्य में जब दो प्रीपोजिशन आए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि द ऑब्जेक्ट शुड बी यूज्ड विद द फर्स्ट प्रीपोजिशन। तो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले प्रीपोजिशन यानी पहले वाले प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट वाक्य में आएगा और वाक्य के मीनिंग को क्लियर करेगा। यानी क्या कि जब व्हेन डिफरेंट प्रीपोजिशंस यानी एक से मतलब दो प्रीपोजिशन मतलब सेम विद द सेम ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल सेंटेंस, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं सिंगल सेंटेंस में, तो क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी यूज्ड। तो वहां पे ऑब्जेक्ट जो यूज होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट प्रीपोजिशन के साथ सेंटेंस में यूज हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, ही इज कन्वर्सेंट विथ एंड वेरी फॉन्ड ऑफ ज्योग्राफी। यहां पे देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में लास्ट में ज्योग्राफी आया है और यहां पे दो प्रीपोजिशन है, एक विथ भी है एक ऑफ भी है। पहला प्रीपोजिशन विथ हो गया और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, यानी दो डिफरेंट प्रीपोजिशन आ गया। बात आ रही है समझ में, दो डिफरेंट प्रीपोजिशन आ गया और सेंटेंस क्या है, तो एक सिंगल सेंटेंस है कि ही इज कन्वर्सेंट विथ एंड वेरी फॉन्ड ऑफ ज्योग्राफी, जबकि ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, जबकि बोलने में लग रहा है ना कि सेंटेंस सही है, ही इज कन्वर्सेंट विथ एंड वेरी फॉन्ड ऑफ ज्योग्राफी। ये कंपटीशन वाले भी ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपका नियम कह रहा है कि जब दो तरह के प्रीपोजिशन किसी एक
वाक्य में किसी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, यहां पे ज्योग्राफी के लिए ही विथ आया है और ज्योग्राफी के लिए ही ऑफ आया है, ठीक है। यानी एक सेम ऑब्जेक्ट के लिए दो तरह के अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में आते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले वाले यानी फर्स्ट प्रीपोजिशन के साथ सेंटेंस में आएगा और उसके बाद वह मीनिंग को भी क्लियर कर देगा। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो नीचे मैंने लिखा है, क्या, ही इज कन्वर्सेंट विथ ज्योग्राफी, आ गया ना विथ के साथ, विथ ज्योग्राफी एंड वेरी फॉन्ड ऑफ इट। देख रहे हैं, एक इसी के लिए ना, ज्योग्राफी के लिए ही इज कन्वर्सेंट विथ ज्योग्राफी, वह कन्वर्सेंट है ज्योग्राफी के साथ, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ इट, और बहुत ज्यादा ज्योग्राफी के प्रति उसको क्या है, बहुत ज्यादा उसकी चाहत है, बहुत ज्यादा वो लाइक करता है ज्योग्राफी को, या बहुत ज्यादा ज्योग्राफी के प्रति उसकी जो अपनी रोचकता है, उसका झुकाव है। तो आप समझ सकते हैं कि ही इज कन्वर्सेंट विथ ज्योग्राफी एंड वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो ऑफ है ये अपने पोजीशन पे ही है, ठीक है। बस हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट वाले प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दिया, यानी विथ के साथ ज्योग्राफी ले आया और फिर इसी के लिए एंड वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो ही इज कन्वर्सेंट विथ ज्योग्राफी एंड वेरी फॉन्ड ऑफ इट, यही इसका क्या हुआ, करेक्ट फॉर्म हुआ। तो ये सब चीजें बहुत बारीकी चीज है, आप इसको हमेशा ये सब रूल्स को दिमाग में तभी रख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग खासकर इस लॉकडाउन में अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें, और खासकर जब ऑफलाइन जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बुक से तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप कॉमन एरर भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के, तो उन लोगों के लिए भी आप बहुत अच्छे ढंग से प्रीपोजिशन को समझ जाएंगे। आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे और अभी जितना कहा जा रहा है आपको उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो ही इज कन्वर्सेंट विद ज्योग्राफी एंड वेरी फॉन्ड ऑफ इट। देखिए यहाँ पे की फैक्टर क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद द फर्स्ट प्रीपोजिशन, यानी मैं जो बोला हूं वही कहा कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, मस्ट बी प्लेस्ड विद द फर्स्ट प्रीपोजिशन, यानी पहले वाले प्रीपोजिशन से जो है सो ये होता है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद द फर्स्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आज के क्लास में आपने जो भी नियम पढ़ा, इस नियम में आपने देखा कि एक ऐसा भी सेंटेंस है जहाँ पर क्या है, एक ऐसा भी सेंटेंस है जहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट के लिए और हमने दो प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, लेकिन मीनिंग क्लियर तब हो रहा है जब उस ऑब्जेक्ट का हम क्या करें, फर्स्ट वाले प्रीपोजिशन के साथ लाके रिप्लेस कर दे रहे हैं और फिर उसके मीनिंग को पूरी तरीके से सेंटेंस जो है उसमें वह मीनिंग उसका क्लियर हो जा रहा है। तो आज के जो भी नियम आपने पढ़े, तो आई रिक्वेस्ट टू यू, you must go through some exercise and then you will get more and more advantage of my online video classes, online classes of preposition। तो ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय।